प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 18 चल रहा है, व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य। गत क्लास में हमने व्यापारिक बैंक के विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें एक प्रमुख कार्य है जिसकी हमने चर्चा की थी, साख का निर्माण, साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन क्या है। इसकी आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, साख सृजन या साख का निर्माण दो प्रकार से संभव होता है। पहला होता है कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा और दूसरा होता है प्रारंभिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा के द्वारा। कागजी मुद्रा का निर्गमन किसी भी देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है और भारत में कागजी मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया जाता है और न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां न्यूनतम कोष के रूप में रखते हुए रिजर्व बैंक के द्वारा कागजी मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। इसकी हम नेक्स्ट लेसन में विस्तार से चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक के कार्यों के अंदर। दूसरा आता है प्रारंभिक जमा एवं व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। यह जो कार्य है प्रारंभिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा के द्वारा साख निर्माण का, यह व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम प्रारंभिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा की परिभाषाओं की व्याख्या करते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या है। 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है प्रारंभिक जमाएं। क्या है प्रारंभिक जमाएं? वे जमाएं जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा की जाती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब अपनी मुद्रा को व्यापारिक बैंक में जमा करता है, अपने सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, बचत खाते में या चालू खाते में मुद्रा के रूप में जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने धन को या अपनी मुद्रा को बैंक में जमा किया जाता है, कौन से बैंक में? व्यापारिक बैंक में, तो ऐसी जमा प्रारंभिक जमा कहलाती है। दूसरी आती है व्युत्पन्न जमा। देखिए, बैंकों का एक प्रमुख कार्य ऋण प्रदान करना है, अर्थात बैंक लोन देते हैं और ब्याज दर के रूप में लाभ कमाते हैं। तो बैंक इस जमा राशि को क्या करते हैं? वे जमाएं जो बैंक में प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों, अर्थात प्रारंभिक जमा से जो मुद्रा बैंक को प्राप्त होती है, इस राशि को ऋण खाता खोलकर अन्य जो ऋण राशि जमा करता है किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में। अर्थात जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है, लोन लेता है, तो उसका भी क्या किया जाता है? बैंक में खाता खोला जाता है और बैंक के द्वारा ऋण की राशि को उस व्यक्ति के ऋण खाते में जमा किया जाता है। तो बैंक इन प्रारंभिक जमाओं की राशियों को क्या करता है? ऋण के रूप में अन्य व्यक्तियों को प्रदान करता है। तो बैंक जो ये प्रारंभिक जमा की राशि है, इस राशि को ऋण प्रदान करके दूसरे व्यक्ति के या ऋण खाते में जमा करता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न जमा कहते हैं। तो व्युत्पन्न जमा किससे सृजित होती है? एक तरीके से प्रारंभिक जमा की राशि से ही व्युत्पन्न जमा की जाती है। अर्थात प्रारंभिक जमा की राशि को बैंक जब उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को लोन देता है, तो उसके ऋण खाते में जब इस राशि को जमा करता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न जमा कहते हैं। अब व्युत्पन्न जमा से क्रेडिट क्रिएशन या साख निर्माण कैसे होता है, इसकी हम एक टेबल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई है, इसमें 10,000 रुपए की राशि ली है, इसको हम प्रारंभिक जमा मानते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति ने मुद्रा के रूप में 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए। अब बैंक को प्रत्येक प्रारंभिक जमा में से नियमानुसार, अर्थात रिजर्व बैंक के नियमानुसार या रिजर्व बैंक के आदेशानुसार, निर्देशानुसार इसकी एक निश्चित अनुपात को जमा रखना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं रिजर्व रेशो या आरआर। क्या बोलते हैं? रिजर्व रेशो या आरआर। ये भी 2 प्रकार के हैं, एसएलआर और सीआरआर। इसके हम नेक्स्ट लेसन में व्याख्या करेंगे। तो रिजर्व अनुपात मान लीजिए कि 20% है। कितना है? 20%। अर्थात जो भी प्रारंभिक जमा है उसका 20% बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा। कहने का मतलब कि 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए उसको, 10,000 रुपए का 20% 2,000 रुपए बनेगा। 2,000 रुपए अपने पास उसको क्या रखने पड़ेंगे? रिजर्व रखने पड़ेंगे, सेफ रखने पड़ेंगे। किसको? व्यापारिक बैंक को। अब इसमें से 2,000 रुपए यदि घटा दिए जाए 10,000 में से, तो कितने बचेंगे? 8,000।
अर्थात व्यापारिक बैंक 8,000 रुपए लोन के रूप में देने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि 8,000 रुपए रिजर्व बैंक जो रिजर्व अनुपात है उसको घटाने के बाद उसके पास बच जाएंगे। अब ये 8,000 रुपए क्या है? ये व्युत्पन्न जमा है, क्योंकि ये 8,000 रुपए व्यापारिक बैंक के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जब लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, उसके खाते में, ऋण खाते में क्या किए जाएंगे? जमा किए जाएंगे। तो ये तो होगी प्रारंभिक जमा, ये होगी क्या? व्युत्पन्न जमा। अब ये 8,000 रुपए कहां जमा हो गए? ऋण खाते में। अब मान लीजिए उसके खाते में 8,000 रुपए पड़े हैं, व्युत्पन्न जमा है, लेकिन यहां किसके रूप में कार्य करेगी? प्रारंभिक जमा के रूप में। एक तरीके से उसके खाते की राशि है या उस व्यक्ति के खाते में है। अब इसमें से भी उसको क्या करना पड़ेगा? व्यापारिक बैंक को 20% यानी 1,600 रुपए अपने पास रिजर्व रखने पड़ेंगे। बाकी उसके पास कितने बच गए? 8,000 में से 1,600 घटाने के बाद 6,400 रुपए। ये क्या है? व्युत्पन्न जमा है, क्योंकि किसके रूप में दिया जा रहा है? लोन के रूप में। यानी बैंक लोन के रूप में जो राशि देता है वो व्युत्पन्न जमा है, और बाकी क्या है? खाते में राशि जमा है, वो प्रारंभिक जमा है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक व्युत्पन्न जमा को उसमें से रिजर्व कोष रखते हुए शेष राशि को व्युत्पन्न जमा के रूप में लोन खाते में जमा कर दिया जाता है। अब ये लंबी प्रोसेस चलती रहती है। धीमे धीमे क्या होता है, जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है, एक समय ऐसा आता है कि व्यापारिक बैंक के पास रिजर्व अनुपात के रूप में 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं, और प्रारंभिक जमा थी कितनी? 10,000 रुपए। और धीमे धीमे क्या होता है, कुल जमाएं ये 50,000 रुपए हो जाती हैं, और व्युत्पन्न जमाएं क्या हो जाती हैं? 40,000 रुपए। अर्थात क्या होता है, जो प्रारंभिक जमा थी 10,000 रुपए, वो तो जमा हो गई, और 40,000 रुपए उसने लोन खाते में जमा कर दिए। तो 40,000 रुपए वास्तव में रुपए तो थे ही नहीं, क्योंकि रुपए कितने थे? 10,000 रुपए थे ना, और 40,000 रुपए का सृजन हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? साख सृजन कहते हैं। किस प्रकार से साख सृजन का निकाला जाता है कि कितनी साख सृजन होगी? देखिए, ये निकाला जाता है जमा गुणक के आधार पर। जमा गुणक का फार्मूला क्या है? 1/RR। ये RR है क्या? ये रिजर्व अनुपात है। रिजर्व अनुपात कितना है? इसके अंदर 20% है। तो जब आप 1/20% लिखोगे तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100/20 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अर्थात जमा गुणक कितना है? 5 है। साख निर्माण कैसे निकालेंगे? 1/RR गुणा में D। 1/RR का मान आया कितना है? 5 आया है। D क्या है? डिपॉजिट जो प्रारंभ में किया गया था, कितना किया गया? 10,000। अर्थात 5 गुना में 10,000, तो साख निर्माण कितना हुआ? 50,000। अर्थात कुल कितनी साख का निर्माण हो गया? 50,000 का। कितने से? 10,000 से। अब यदि व्युत्पन्न जमा को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, कुल जमा माइनस RR या रिजर्व अनुपात। कुल जमा, इससे क्या निकल जाएगा? इससे व्युत्पन्न जमा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? व्युत्पन्न जमा। अब देखिए, कुल जमा कितनी हुई? 50,000। रिजर्व अनुपात कितना हुआ? 10,000। और व्युत्पन्न जमा कितनी आ गई? घटाने के बाद माइनस से क्या आ जाएगा? 40,000। तो देखिए, वास्तव में तो राशि कितनी थी? 10,000। 10,000 रुपए से व्यापारिक बैंक ने कुल जमा कितनी सृजित कर दी? 50,000। और वास्तव में जो व्युत्पन्न जमा है वो कितनी है? 40,000, और प्रारंभिक जमा थी वो कितनी थी? 10,000। तो इस प्रकार से बैंक प्रारंभिक जमा से व्युत्पन्न जमा के द्वारा साख सृजन करता है। और वो साख सृजन होता किस प्रक्रिया के द्वारा है? ऋण प्रदान करके बैंक जो व्युत्पन्न जमा से उस राशि को ऋण खाते में जमा करता है। तो ये प्रोसीडिंग इस प्रकार से चलती रहती है, और यह व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है, और यही व्यापारिक बैंक के लाभ कमाने का मुख्य आधार है। क्योंकि बैंक ब्याज दर के रूप में ऋण राशि से क्या करता है?
ब्याज लेता है और लाभ कमाता है। तो ये थी साख सृजन या साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन। देखिए साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन या साख के निर्माण की भी कुछ सीमाएं हैं, अर्थात वे कौन से घटक हैं जो साख निर्माण को या साख सृजन को प्रभावित करते हैं, उनकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए तो हम चलते हैं, साख सृजन की सीमाएं क्या हैं उसकी हम व्याख्या करते हैं, अर्थात ऐसे कौन से घटक हैं जो साख सृजन को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण साख निर्माण प्रभावित होता है। सबसे पहला आता है बैंकिंग विकास का स्तर। बैंकिंग विकास से क्या तात्पर्य है? बैंकिंग विकास से तात्पर्य है बैंकों की अधिकाधिक शाखाओं का खुलना, अर्थात रूरल एरियाज के अंदर या रिमोट एरियाज के अंदर, दुर्गम क्षेत्रों में भी बैंकों की शाखाओं का विकास होना। तो यदि बैंकिंग विकास का स्तर अच्छा है तो लोग अपनी मुद्रा को बैंकों में जमा करवा पाएंगे, और यदि बैंकों की शाखाएं नहीं है, अर्थात लोगों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो जो लोगों की बचतें हैं वो बैंक में जमा नहीं हो पाएंगी। तो बैंक के पास जब प्रारंभिक जमा के रूप में धन नहीं आएगा तो व्युत्पन्न जमा से बैंक ऋण भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक ऋण किससे देता है? प्रारंभिक जमा से। दूसरा आता है आम लोगों की बैंकिंग आदत। देखिए बैंकिंग विकास के स्तर के साथ साथ लोगों में बैंकिंग आदत का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बैंक के पास प्रारंभिक जमा के रूप में लोगों की बचतें जमा होती है और उसी को वो व्युत्पन्न जमा के द्वारा ऋण के रूप में देकर के साख सृजन का कार्य करता है। अब यदि लोगों में बैंकिंग आदतें नहीं है, अर्थात लोग अपना धन बैंक में रखना पसंद नहीं करते या लोग अपनी मुद्रा को बैंकों में जमा नहीं करवाते, तो बैंक के पास प्रारंभिक जमा के रूप में धन नहीं आएगा, मुद्रा नहीं आएगी, तो बैंक व्युत्पन्न जमा नहीं कर पाएगा। इससे क्रेडिट क्रिएशन है वो प्रभावित होगा। तो दोनों चीजें, अर्थात बैंकिंग विकास का स्तर अच्छा है तो साख सृजन बढ़ता है, बैंकिंग विकास का स्तर अच्छा नहीं है तो साख सृजन घटता है। ठीक इसी प्रकार से यदि लोगों में बैंकिंग की आदत है तो साख सृजन बढ़ेगा, और लोगों में यदि बैंकिंग की आदत नहीं है तो साख सृजन कम हो पाएगा। नेक्स्ट आता है व्यवसायिक एवं औद्योगिक विकास का स्तर। देखिए ये किस प्रकार से प्रभावित करता है साख सृजन को। साख सृजन तभी संभव है जब बैंक के पास ऋण लेने वाले ग्राहक या व्यवसायिक घराने या औद्योगिक घराने या औद्योगिक क्षेत्र आता है, अर्थात बैंक जब ऋण प्रदान करता है तभी व्युत्पन्न जमा होती है और तभी क्रेडिट क्रिएशन या साख सृजन या साख निर्माण होता है। तो औद्योगिक या विकास जो व्यवसायिक विकास का स्तर यदि अच्छा है तो निवेश बढ़ाने के लिए या निवेश करने के लिए ऋण बैंकों के पास ऋण लेने के लिए लोग आएंगे, और यदि व्यवसायिक या औद्योगिक विकास का स्तर अच्छा नहीं है तो बैंक से ऋण लेने कोई नहीं आएगा। तो ऋण बढ़ेगा तो साख सृजन भी बढ़ेगा, और ऋण लेने वाले नहीं होंगे तो साख सृजन भी नहीं हो पाएगा। तो साख सृजन व्यवसायिक या औद्योगिक विकास के स्तर से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। क्या है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति? केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करता है अपनी नीतियों के द्वारा, जिसमें से रिजर्व अनुपात भी एक है, क्योंकि इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यह किस प्रकार से साख सृजन को प्रभावित करता है? देखिए यदि आरआर या रिजर्व अनुपात रिजर्व बैंक के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, अर्थात ये 20% से कितना कर दिया जाए? 30% कर दिया जाए, तो रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा और बैंक के पास, व्यापारिक बैंक के पास जो व्युत्पन्न जमा के रूप में राशि है वो क्या रह पाएगी? कम रह पाएगी। कैसे कम रह पाएगी? देखिए यदि ये मान लीजिए 20% से कितना कर दिया जाए? 30%, तो यहां रिजर्व में 2000 की जगह पर कितने रखने पड़ेंगे? 3000 रुपए रखने पड़ेंगे, और यदि 3000 रखने पड़ेंगे तो 8 की जगह व्युत्पन्न जमा के रूप में कितने हो पाएंगे? 7000। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से रिजर्व अनुपात को यदि 20% से 10% कर दिया जाए तो क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा। कैसे बढ़ावा मिलेगा? फिर 2000 की जगह कितने रखने पड़ेंगे? 1000 रखने पड़ेंगे, और जो ये व्युत्पन्न जमा है ये 8000 की जगह कितनी हो जाएगी? 9000 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है वो भी साख सृजन को प्रभावित करती है, अर्थात यदि रिजर्व अनुपात बढ़ता है तो साख सृजन कम हो पाता है, और यदि रिजर्व अनुपात घटता है तो साख सृजन भी बढ़ता है। तो ये था साख सृजन। परीक्षा की दृष्टि से निबंधात्मक प्रश्नों के लिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस लेसन में 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न निबंधात्मक में कि व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य, दूसरा व्यापारिक बैंक के द्वारा
या साख सृजन या साख निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम ये टेबल का उदाहरण लेते हुए इस प्रश्न को करना है। छोटे प्रश्नों में आ सकता है साख सृजन की सीमाएं क्या है या साख निर्माण की सीमाएं क्या है, जिसकी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो यह था हमारा अध्याय 18 व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।